नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल 18 जुलाई को सुबह 10 से 5 बजे तक हो गए राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा विधानसभा में पूरी तैयारियां। 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में मनाया जाएगा 73वां वन महोत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। राम रहीम की पैरोल खत्म। राम रहीम सोमवार सुबह लौटेंगे सुनारिया जेल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य तय समय में पूरा करेगी। हरियाणा सरकार नागरिकों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को संकल्पित है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में बन रहा मेडिकल कॉलेज हरियाणा के कई जिलों के अलावा राजस्थान के लिए भी लाइफलाइन साबित होगा। चौटाला शनिवार को नारनौल के नजदीकी गाँव कोरियावास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 800 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 80 एकड़ में तैयार हो रहे इस मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से यहां पर ओपीडी और कक्षाएं प्रारंभ करवा दी जाएंगी। पीछे कोविड के करके तमाम प्रोजेक्ट्स में देश भर में डिले हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमारे कोरियावास मेडिकल कॉलेज की जो डेडलाइन है उससे थोड़ा सा ही डिले के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और खुशी की बात यह है कि जो पब्लिक यूटिलाइजेशन की मेजर स्पॉट्स हैं, जैसे ओपीडी हो या मेडिकल कॉलेज के अंदर छात्रों की शिक्षा की जो जगह कॉलेज वाला एरिया, उसका कंप्लीशन इस साल के अंत तक 31 दिसंबर से पहले हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि अगले एजुकेशनल ईयर में यहाँ छात्र भी आ पाए और स्टाफ भी नियुक्त होकर जो आम चिकित्सा जन को चाहिए वो समय अनुसार दिलवा पाए। इस प्रयास को आगे लेकर मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल के लिए जो मशीन भी है उसकी प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, वो तो एमईआर का काम है और पीछे भी जितने जगह मेडिकल कॉलेजेस बने हैं कोई एक दिन के अंदर तो सारे डिपार्टमेंट्स चालू नहीं होते। और प्राथमिक तौर पर मैं ये मानता हूँ उपचार के लिए ओपीडी जब शुरू हो जाएगी वो एक थ्रस्ट इस इलाके के मेडिकल सेक्शन को देगी और उससे ही धीरे धीरे जब शिक्षा यहाँ शुरू हो जाएगी, कॉलेजेस में छात्र आ जाएंगे, हमारी जो मेडिकल काउंसिल है उससे सीट्स अप्रूव हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर भी बच्चों के आने जाने की व्यवस्था। और मैं तो देख रहा हूँ हॉस्टल ब्लॉक भी लगभग कंप्लीशन की ओर है और जो मेजर वर्क्स हैं वो लगभग फाइनल चरणों पे है। पत्थर का काम हो चुका, जो गैस पाइपलाइन है उसका काम हो चुका, फायर का काम हो चुका, तो मेजॉरिटी पर्पसेस है और सेफ एंड साउंड हॉस्पिटल। कितना बजट इसमें लेके चले? लगभग 550 करोड़ से ऊपर की लागत से फेज 1 इसका बना है और आगे भी 300 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। जैसे जैसे यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी 300 करोड़ की अगर एडिशनल जरूरत होगी उसको देके फेज 2 को भी आगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद के सेक्टर 15 में पहुंचे हुए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी भारी तादाद में मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ने विकास की चाबी नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में शहरवासियों को संबोधित भी किया। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित कम्युनिटी सेंटर में यह कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने जिले को विकास के कई तोहफे भी दिए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कल 18 जुलाई को सुबह 10 से 5 बजे तक होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा विधानसभा में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चंद्रशेखर कुमार को सेंट्रल ऑब्जर्वर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर 99 विधायक हरियाणा में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई को संसद भवन में मतदान करने की अनुमति दी गई है, इसलिए वह दिल्ली में अपना मतदान करेंगे। वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि बैलेट बॉक्स दिल्ली से आ चुके हैं और इन्हें स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 18 तारीख को 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव संपन्न होना है। सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, बैलेट बॉक्स की सुरक्षा, वोटिंग के दौरान सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई गई। पुलिस ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी है।
वोटिंग के बाद जब तक बैलेट पेपर यहां से नहीं जाते तब तक पुलिस सुरक्षा देगी। कुलदीप बिश्नोई के वोटिंग पर संशय को लेकर अधिकारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको संसद भवन में ही वोट करने की परमिशन दी है। यहां हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 99 विधायक ही वोट करेंगे। हरियाणा निश्चित रूप से देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसके हर घर, हर सरकारी कार्यालय, निजी भवनों, स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों पर झंडा फहराया जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13, 14 में 15 अगस्त को हरियाणा 3 रंगों में रंगा हुआ नजर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अभियान के संबंध में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और कुलपतियों के साथ यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की परिकल्पना के साथ शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान एक अनूठा अभियान है, इसलिए हरियाणा को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से उनके सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा प्रत्येक नागरिक के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से आगामी 19 जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वां वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता वन मंत्री कंवरपाल करेंगे। कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह व अन्य अतिथि भी शिरकत करेंगे। वन विभाग ने इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इनमें 30 लाख पौधे हरियाणा की जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगामी 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र की धरती पर 73वां वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अमृत सरोवर अभियान के तहत हरियाणा के 22 जिलों के 2200 तालाबों पर बड़, पीपल, नीम व पिलखन के पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ नगरों व कस्बों में प्रदूषण को रोकने के लिए सजावटी तथा छायादार वृक्षों को भी लगाया जाएगा। 7वीं यौन शोषण, छत्रपति व रंजीत हत्याकांड के दोषी गुरमीत राम रहीम इन दिनों बागपत के आश्रम में पैरोल पर हैं। राम रहीम के पैरोल की अवधि आज 17 जुलाई शाम को खत्म हो रही है, परंतु वह शाम की बजाय कल सोमवार अल सुबह रोहतक की सुनारिया जेल लौट सकते हैं, क्योंकि जेल नियमों के अनुसार ट्रैवलिंग का अतिरिक्त समय मिलता है। वहीं राम रहीम ने शनिवार को अपने श्रद्धालुओं के लिए 5 मिनट का नया गाना लॉन्च किया है। इसके शब्द पाप छुपा के पुण्य दिखा के हैं। गाने पर हनीप्रीत ने भी ट्वीट करके अनुयायियों को नया गाना सुनने को कहा है। बता दें कि जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम इस बार 30 दिनों की पैरोल के दौरान 25 अगस्त 2017 से पहले वाले दिनों में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब की बार राम रहीम ने पहली बार अपने रिकॉर्डेड वीडियो जारी किए। इतने नहीं, स्टेज बनाकर सत्संग करना भी शुरू कर दिया और गाने भी गाए। बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करना चुनौती बन गया है। बिजली की खपत ज्यादा है और किसी तरह बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली की कमी दूर करने के लिए हरियाणा ने वर्ष 2023 से 2030 तक की योजना तैयार की है। इसके तहत हर साल प्रदेश में 3500 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार की ओर से वर्ष 2016 में सोलर पावर पॉलिसी बनाई गई थी। विभाग को वर्ष 2021-22 में 4800 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार करनी थी, लेकिन महज 600 मेगावाट ही बिजली तैयार हो पाएगी। वहीं प्रदेश में करीब 15 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। धान की पराली पर आधारित प्लांट लगाकर बिजली तैयार की जाएगी। इसके लिए 600 मेगावाट बिजली तैयार करने की योजना है। 5-5 मेगावाट के करीब 120 प्लांट लगाए जाएंगे। 2023 के धान सीजन से किसानों से पराली खरीदनी शुरू होगी। हरियाणा के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में नहरों के किनारों पर सोलर बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब दक्षिण पश्चिम के जिलों में यह योजना तैयार होगी। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, नारनौल और मेवात आदि जिले शामिल होंगे। इनमें 200 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की योजना है। सौर ऊर्जा को लेकर अगले 8 साल की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत हर साल 3500 मेगावाट बिजली तैयार होगी। हिसार में बड़ा दर्दनाक हादसा सामने है। सूर्यनगर फाटक के पास रात करीब 1:30 बजे के करीब जयपुर ट्रेन से कटकर महिला समेत 2 बच्चों ने जान दे दी। महिला करीब 40 वर्ष की है, एक लड़की करीब 16 वर्ष की और एक लड़का करीब 14 वर्ष का है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच कर तीनों के शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया और उनकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।